नमस्कार। वडोदरा से मैं डॉक्टर नलिनी पुरोहित साहित्य प्रवाह की तरफ से आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संपूर्ण विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऊपर से तो सब कुछ शांत लग रहा है, किंतु अंदर से एक बहुत ही एक अनजाने भय सा वातावरण है। और ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम दिल को सुकून देते हैं। एक पटल पर विश्व से कवियत्रियां जुड़े, यह एक सकारात्मक सुकून देता है। इन्हीं कुछ कारणों से हम लोगों ने मिलकर कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया और इस अवसर को, जहां पर हर कोई घर से कार्य करने को ही प्रेफरेंस देते हैं या करते हैं, ऐसे अवसर को हम लोगों ने सुअवसर बनाया। इसके पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं साहित्य प्रवाह ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि साहित्य प्रवाह ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो आज के युवा वर्ग में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु कृत संकल्प है। युवा वर्ग में अपनी भाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आदर भाव जगे, जागृति आए, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए हर यूनिवर्सिटी में जितना हो सके यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है एवं उत्तीर्ण प्रतियोगियों को पुरस्कृत करके उन्हें हम सम्मान करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। और इस तरह से छात्रों का, युवा वर्ग का मनोबल बढ़ता है। उन्हें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति और भी रुचि पैदा होती है, क्योंकि आज के समय में जहां हम अंग्रेजी का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी भाषा जरा पीछे छूटती दिखाई देती है। तो इन्हीं सब कारणों से साहित्य प्रवाह की स्थापना की गई कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान दें। मातृभाषा का सम्मान होगा तो हमारी राष्ट्रभाषा अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। ये दोनों अरस परस हैं और इसीलिए हमारे हर जगह में कार्याध्यक्ष भी हैं, अमेरिका से भी कार्याध्यक्ष हैं और भारत में भी हम हर एक राज्य में एक एक कार्याध्यक्ष हैं और इस तरह से मिलकर साहित्य प्रवाह का काम किया जाता है। चलिए कार्यक्रम की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। भले आज ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे तो हम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के बिना नहीं करते हैं, पर आज ऑनलाइन कार्यक्रम है तो हम मन के दीप जलाएं। और मन के दीप हम कैसे जला सकते हैं? वो तो हमारी सरस्वती माता की वंदना करके ही हम मन के दीप जला सकते हैं। तो मैं अब झारखंड रांची की श्रीमती हेमा राठौर को मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। और हेमा जी संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, आकाशवाणी रांची से, आर्ट ऑफ लिविंग से भी वे जुड़ी हुई हैं, भजन वगैरह गाती हैं, वे रांची की शान है। आइए हेमा जी, आप सरस्वती वंदना के लिए। हेमा जी। तुषार मुझे बुलाना पड़ेगा। मंडित करा ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती
नीचे शराड्या महा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेत वसन कमलासिनी माँ श्वेत वसनी कमलासिनी भवभञ्जनी मनरञ्जनी भवभञ्जनी मनरञ्जनी अम्बा बागेश्वरी माता अम्बा बागेश्वरी माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेत वसनी कमलासिनी भवभञ्जनी मनरञ्जनी अम्बा बागेश्वरी अम्बा बागेश्वरी माँ नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता नमो शारदा माता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, बहुत सुंदर। आपने वातावरण एकदम संगीतमय कर दिया, पावन वातावरण हो गया। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हमें भगवान की दया से हमें भी जोश आ गया। तो चलिए कार्यक्रम का हम शुभ आरंभ करते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। तो चलिए सुमित्रा नंदन पंत की इन पंक्तियों के साथ हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और कार्यक्रम के शुरुआत में हम आज के कार्यक्रम की पहली कड़ी श्रीमती रेणु सक्सेना जी, जो कि बंबई शाखा में साहित्य प्रवाह की बंबई शाखा की कार्याध्यक्ष भी हैं, इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आपने शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की, 4 गोल्ड मेडल लेकर आप घूमती हैं और आप DY पटेल इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। DY इंटरनेशनल स्कूल बॉम्बे में, वहां पर आप हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। और कहानी, कविता, लेख, आलेख, लघु कथा सब पर आपका अधिकार है। पर इनका परिचय मैं ये कहूंगी कि लघु कथाओं का विस्तृत आकाश इनका परिचय है। अनेक सम्मानों से ये सम्मानित हैं। सब सम्मान तो मैं नहीं बता सकती, पर एक मुख्य सम्मान मैं जरूर बताऊंगी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की अध्यक्षता में इन्हें सम्मानित किया गया। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। और ये अपनी लखनवी अंदाज में कविता पढ़ने के लिए बहुत ही मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता पाठ करती हैं। आप आइए, मैं 2 शब्द से इनको आमंत्रित करती हूँ कि नमस्ते को आदाब कहो,
नमस्ते को आदाब कहो, आदाब को नमस्ते, बस जाएगा नया हिंदुस्तान यूं ही हंसते हंसते, यूं ही हंसते हंसते। आइए रेणु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद नलिनी जी, मेरा बहुत खूबसूरत परिचय देने के लिए। मेरी कविता के माध्यम से आज की कवित्री सम्मेलन का श्री गणेश करने के लिए भी मंच पर उपस्थित सभी कवित्री सखियों और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। परिचय तो नलिनी जी ने दे ही दिया है। मैं अपनी लेखनी का परिचय देते हुए आपके सम्मुख कुछ शब्दों के साथ। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने जब से होश संभाला है, कलम हाथ में पाया है, कोरे कागज में रंग भरकर वर्षों दिव्य सुख पाया है। माँ शारदे ने वरद हस्त, माँ शारदे ने वरद हस्त, जाने कब शीश धरा मेरे। माँ शारदे ने वरद हस्त, जाने कब शीश धरा मेरे। बह निकली भावों की गंगा, कब पहुंचेगी सागर तीरे। सौगंध हृदय उद्गारों की, सौगंध हृदय उद्गारों की, अनुवाद दर्द का बिका नहीं। सौगंध हृदय उद्गारों की, अनुवाद दर्द का बिका नहीं। तब भी जिद थी, अब भी जिद है, वेदांत बनूं पत्रिका नहीं, वेदांत बनूं पत्रिका नहीं। पेशे खिदमत आप एक कविता, शीर्षक है कड़वाहट। न जाने क्यों आज कड़वाहट ने, आपसी मनमुटाव ने हमारे आपके दिलों में एक जहर सा घोल दिया है। सुनिए। हमारे पड़ोस में रहते थे एक करीम भाई, हमारे पड़ोस में रहते थे एक करीम भाई। हमने हर साल ईद पर उनकी सिवैयां खूब खाई। वो हमें ईदी देते, हम खुशी खुशी मेले में जाते। हम में से कोई बंदूक वाला सिपाही, कोई तोप, कोई नाचने वाली गुड़िया लाते। हम खुशी खुशी ईद के मेले में जाते। हम में से कोई बंदूक वाला सिपाही, कोई तोप और कोई नाचने वाली गुड़िया लाते। हम सब साथ मिल खाना खाते। करीमन चाची हमें दुलारती, चचा हमें कहानी किस्से सुनाते और हम न जाने कब उनकी ही गोद में सो जाते। हमें जिस बेसब्री से ईद और ईदी का, हमें जिस बेसब्री से ईद और ईदी का, चचा जान को हमारी गुजियों और रंग का इंतजार होता। पर इस बार ये कैसी होली आई। न चची जान आई, न कपड़े तोहफे लाई, न रंग खेला, न गुजिया खाई। सच हमें तो तनिक भी न भाई। हमने झांक कर जो देखा, हमने झांक कर जो देखा, पता नहीं सच था या धोखा। हमने झांक कर जो देखा, पता नहीं सच था या धोखा। चचा आपा को डांट रहे थे, चचा आपा को डांट रहे थे, खबरदार जो रंग खेला। अगर तुमने उधर झांक कर भी देखा, अल्लाह कसम आंख फोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, सब जलाकर राख कर दूंगा। उफ, अब दिवाली क्या और क्या होली, अब दिवाली क्या और क्या होली, जब भाई भाई को मार रहा हो गोली। आज पड़ोसी पड़ोसी का है दुश्मन, क्यों कड़वाहट से पटे हुए हैं हमारे मन। खत्म करनी होगी ये मन की खटास, खत्म करनी होगी ये मन की खटास, और लानी होगी वही सिवैयों वाली मिठास। लड़े अगर भाई भाई पड़ोसी, लड़े अगर भाई भाई पड़ोसी, ऐसी हरकत करे ओछी,
तो होली और ईद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये त्योहार तो प्यार बढ़ाने के बहाने हैं, अपनों को और करीब लाना सिखलाते हैं। ये त्योहार तो प्यार बढ़ाने के बहाने हैं, अपनों को और करीब लाना सिखलाते हैं। तभी तभी छुटके ने पल्लू खींचकर कहा, तभी छुटके ने पल्लू खींचकर कहा, मुझे नहीं खेलनी होली, मुझे नहीं खेलनी होली, मुझे नहीं खानी सिवैयां, मुझे तो करीमन चची जान की गोद में सोना है, पर चचा जान से मुझे डर लगता है, पर चचा जान से अब मुझे डर लगता है। वाह, बहुत सुंदर रेणु जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अभी आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दूसरी बहुत कविता बढ़िया। सुनाने वाली है क्या? हाँ जी, जी हाँ, सुनाइए। दूसरी कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौत नहीं जीत। मौत मंजिल है जीवन की, ऐसा ही माना जाता है, हम ऐसा ही कहते हैं। मौत मंजिल है जीवन की, तोड़ देती है सभी बंधन। मौत मंजिल है जीवन की, तोड़ देती है सभी बंधन, पर मैं तो कहती हूँ मौत ही है अलबेला दर्पण। जीवित व्यक्ति होता है आम, जीवित व्यक्ति होता है आम, फिर बन जाता है खास। जीवित व्यक्ति होता है आम, फिर बन जाता है खास। उसके गुण, उसकी यादें चुभाती हैं जहन में फांस। मौत सोचती है कि उसने विजय पाली, मौत सोचती है कि उसने विजय पाली, अब जिंदगी उसके आगोश में, ये है उसकी जीत। मौत सोचती है कि उसने विजय पाली, जिंदगी उसके आगोश में, ये है उसकी जीत। पर नहीं, मौत के साथ आदमी का दिलों में उतर जाना, पर मौत के साथ आदमी का दिलों में उतर जाना, अमर हो जाना, सही मायनों में है आदमी की जीत, सही मायनों में है आदमी की जीत। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रेणु जी, आपने तो बहुत ही अच्छी कविता आपने कही। और चलिए अब हम यहाँ से हम क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्रम में मैं थोड़ा आपको नयापन दिखाना चाहती हूँ कि प्रायः लोग कहते हैं कि पुलिस कर्मियों को संवेदना कहा। ये तो हर लोग, हम सभी ये चीज मानते हैं, किंतु गुजरात की एक महिला पदाधिकारी ने इन सब मान्यताओं को तोड़कर एक नया मिसाल बनाया है। जी हाँ, ये है हमारी कवित्री डॉक्टर मीरा राम निवास जी, जो भूतपूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। और इन्होंने संस्कृत में पीएचडी की, आईएएस ऑफिसर बनी और फिर वे गुजरात में आई। ये एक संवेदनशील कवित्री हैं और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि पुलिस अधिकारियों में भी संवेदना होती है, इन्होंने खाकी मन की संवेदना, उसका इन्होंने संपादन किया है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर ऊपरी पद तक आईएएस सभी कोई की कविताएं, उनके लेख इन्होंने संपादित किया, ये दिखाने के लिए कि पुलिस कर्मियों में संवेदना होती है। ये खुद भी बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं। ये इनका नया प्रयोग बहुत ही अच्छा था। और इन्होंने कविताएं तो लिखी हैं, इनका 4 काव्य संग्रह प्रकाशित है, लघु कथा, कहानी वगैरह। और अंतरराष्ट्रीय मिशन द्वारा उन्हें अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय सम्मान भी बहुत सारे इनको प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग ऐसी कवित्री को, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें मैं बहुत ही आदर के साथ यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों के साथ कि संवेदनाएं जब तक है, संवेदनाएं जब तक हैं, इन्हें जीवित रखो, क्योंकि जब संवेदनाएं खत्म हो जाएगी, इंसान जीवित रह जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो आइए मीरा जी, आप अपनी कविताओं के साथ इस मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर मीरा राम निवास। कविता का शीर्षक है आध्यात्म सीखना होगा। जी। आज सुबह आध्यात्म सीखना होगा। आज सुबह यथावत पढ़ने बैठी मैं अखबार,
पहले पन्ने पर ही था चौंकाने वाला समाचार। लिखा था इंटरनेट पर आत्महत्या संबंधी सामग्री तलाश रहे हैं लोग। लिखा था इंटरनेट पर आत्महत्या संबंधी सामग्री तलाश रहे हैं लोग। आखिर क्यों जीने के गुर ढूंढने के बजाय जीवन मिटाने के तरीके तलाश रहे हैं लोग? क्यों नकारात्मक विचारों के शिकार हो रहे हैं? क्यों जिंदगी से बेजार हो रहे हैं? क्यों कोई जीवन से थक जाता है, यकायक चलते चलते रुक जाता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी जिजीविषा छोड़ देता है? सबके होते हुए अकेला पड़ जाता है। क्या ये युवा पीढ़ी जीवन संग्राम लड़ना नहीं जानती, या विषम परिस्थिति में अपने को ढालना नहीं जानती? राम हंसते हंसते वन चले गए, कृष्ण हंसकर मथुरा छोड़ गए। ध्रुव निकल गए आध्यात्म की खोज में, बुद्ध निकल गए सत्य की खोज में। कालिदास उलाहना सुन महाकवि बन गए, तुलसीदास रामचरित लिख गए। निराशा से घिरे अर्जुन को त्रेता युग में श्री कृष्ण ने राह दिखाई। कलयुग में मानव चुन सके सही राह, इसीलिए गीता रचाई। यदि बचाना है जीवन, यदि बनाना है सुंदर जीवन, तो गीता रामायण की तरफ लौटना होगा। भौतिकता छोड़ आध्यात्म सीखना होगा, भौतिकता छोड़ आध्यात्म सीखना होगा। धन्यवाद नलिनी जी। बहुत सुंदर मीरा जी। आस्था का सूरज जब तक जलता रहेगा, आस्था का सूरज जब तक जलता रहेगा, प्रेम का प्रकाश फैलता रहेगा, प्रेम का प्रकाश फैलता रहेगा। हमारे जब तक हम में आस्था है रामायण और महाभारत की, तब तक हमें कोई भी नहीं दिखा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। अब मैं आपके सामने एक मल्टीनेशनल अवार्ड विनर को पेश करना चाहती हूँ। ये है लंदन की श्रीमती पेरिन सोमानी। आप एकेडमिशियन हैं, उसके साथ एजुकेशनल लेक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पेशे से सीए हैं, फ्रीलांस राइटर हैं। आपकी 11 किताबें प्रकाशित हैं और इन सब के उपरांत दुनिया के हर कोने से पॉजिटिव ग्लोबल चेंज के लिए आप आमंत्रित की जाती हैं। और लंदन में इनके निस्वार्थ सेवा के लिए इनके इतने अवार्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, परंतु मैं 19 और 20 2019 और 20 के बीच में मिले हुए का 2-3 का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि लंदन में इनके निस्वार्थ सेवा के लिए शी इंस्पायर्स अवार्ड 2020 एट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड में इनको प्राप्त हुआ। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020, द गुड सिटीजन अवार्ड 2019, इंटरनेशनल डायस्पोरा अवार्ड 2019। और इनके लिए मैं एक और बड़ी बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को मात तो दिया ही है, और इसके साथ साथ कोविड-19 को भी इन्होंने मात दिया, और जिनके लिए इन्हें अनसंग फाइटर ऑफ कोविड-19 में भी इनको शामिल किया गया है। लंदन की बहुत ही बड़ी पत्रिका है। और ये तो लंदन की बात हुई और दूसरे देशों की बात हुई। भारत में भी इन्हें भारत की लक्ष्मी अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर, अहमदाबाद, वडोदरा आदि कई जगहों से इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये है ही इस तरह की लेडी जो इस तरह का कार्य करती हैं। तो आइए मैं इन्हें इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी पेरिन जी आपको, कि आज भी है लोग चुनते जो राह के कांटे सबके वास्ते। आज भी है लोग चुनते राह के कांटे सबके वास्ते, बुनते हैं स्वप्न के फूल, बुनते हैं स्वप्न के फूल सबके वास्ते। भले उठे दर्द, भले उठे दर्द स्वार्थ के अंधियारे में, आज भी हैं लोग जीते या मरते सबके वास्ते, जीते या मरते सबके वास्ते। जी हाँ परिन जी, आप नारी में छिपी सकारात्मकता जो है,
शक्ति जो है, असीमित प्रतिभा जो है, उसकी आप मिसाल हो। आइए आप अपनी कविताओं के साथ अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाइए। सोमानी जी। Thank you, Dr. Nalini ji, and all my friends, my colleagues. तो सबको हमारा बड़ा बड़ा प्यारा सा नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत कुछ हमारे लिए कह दिया, हमको मालूम नहीं हम कितने लायक है, बट थैंक यू। हमारी कविता में शुरू करूंगी। ये हमारी खुद की बनी हुई जिंदगी की बात है। शुरुआत में करूंगी। हमारा जन्म हुआ ऐसा, प्यारे फूलों के हार के जैसा, लड्डू वो बांट गए सारे मोहल्ले में वैसे, क्योंकि पहली लड़की की चाहत थी और लड़कों से पहले। कैसे तेज वक्त चला गया विद्याशाले में, पढ़ाई में मन लगाया, कितनी हंसी मजाक में गए वो दिन, आंखें बंद करके बड़ी हो गई मैं। वाह वाह। पढ़ाई करते करते समाज सेवा करके बैठ चुकी, खुशियों में आनंद ले चुकी। फिर वक्त आया शादी करने का, मैं मेरा सब कुछ छोड़ चुकी। हमारा परिवार पराया हो चुका, मैं किसी और का हिस्सा हो चुकी। नया परिवार, नए लोग, नया मुल्क, रहन सहन सब बदल चुका। लेकिन मैं अपने संस्कार को नहीं बदल पाई। फिर एक दिन अचानक से मेरी आंख चल बसी। फिर मेरी दुनिया की रोशनी बुझ चुकी। अंधेरे में हमारी जिंदगी कट चुकी थी। कैसे बताऊं मेरी हालत क्या छोड़ चुकी थी। सब कुछ बदला सा था, कोई हमारे साथ न था। परेशानियों में डूब चुकी थी। कैसे हालत चुटकियों में बदल गई। ना बदन में जोर था, न दिल में सुकून था। मैं कैसे अपने आप को संभालूं, बहुत मुश्किल रहा था। हमने हौसला बढ़ाया, बिना आंखों की रोशनी जीवन काटना था। फिर अचानक से हमको बताने में आया कि मेरे बदन में कैंसर का गम फैल चुका था। हमारी जान खतरे में थी। मुझे परवाह थी सिर्फ मेरी छोटी छोटी बच्चियों की। कितनी सारी दवा खाई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो दिल भारी, वजूद ही खत्म होने लगा। बार हमारा ऑपरेशन हुआ, 3-4 बार सफल नहीं हुआ। फिर हमारा दिल टूटा और वजन बहुत बढ़ चुका था। धीरे से हमारी आंखों की रोशनी वापस आई, लेकिन कैंसर अभी भी फैल चुका था। मेरे ज़मीर ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। हौसला था, ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर एक अजनबी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ईश्वर उसके दिल में बस गया, उसने मेरी जान को बख्श दिया। उस दिन से हमारी अंदर से परिवर्तन आया कि मेरी जान को दुनिया की सेवा में समर्पित करूंगी। 10 साल के बाद फिर कैंसर जोरदार से वापस आया, लेकिन इस बार मैंने हौसला नहीं छोड़ा।
ईश्वर ने हमें फिर से बुलाया, बचाया। ईश्वर ने हमें फिर से बचाया, जिंदगी दोबारा देने में आई। उसी वक्त से हमारी ये कोशिश रही चुकी थी कि हम सब दुनिया के लोग के सही राह और हौसला बढ़ाएंगे। मेरी तीनों परियों, मेरी बच्चियों, अब मेरी आंख की रोशनी है। वो बोलती है कि माँ, आप हमारी और दुनिया की रूह है, और आप हमारी जान है। लोग कहते हैं परीन की अच्छी बातें दुनिया में फैलती है, जैसे सुगंधी गुलाब के फूलों की महक फैलती है। सबको हौसला और मदद करने की तमन्ना रखती है, दुनिया में शांति और सुख फैलाने की बातें करती है। और हम बोलते हैं, सब जुल मिलकर काम करे, मानव जात की सेवा करे, पूरी दुनिया में सुख, शांति और आबादी फैलाए। परिन की रही सी जिंदगी की छोटी सी है कहानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर परिन जी। आपसे तो एक चीज सीखना पड़ेगा कि किस तरह से जीना चाहिए। और पढ़ो तो किताब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, सुनो तो संगीत है जिंदगी, और हंसो तो हसीन है जिंदगी। वाह वाह वाह, आपसे हम लोगों सबको बहुत कुछ सीखना है। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति की। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है। आप हिंदी में आपकी पकड़ नहीं होने के बावजूद आपने बहुत ही सुंदर कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आज की वडोदरा शाखा की कार्याध्यक्ष श्रीमती नलिनी रावल से आप सबको मैं मिलाना चाहूंगी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। भावुक कवित्री है, कथाकार है, अनुवादक है, और एक बड़ी बात है इनमें कि ये हिंदी और गुजराती दोनों में समान अधिकार रखती हैं। इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 2 प्रकाशाधीन हैं। इनके लेख गुजराती के प्रतिष्ठित पत्रिका अखंड आनंद जैसे में इनके प्रकाशन होते हैं, और वडोदरा और हिंदी में भी इनके सरिता, सारिका वगैरह में इनकी कविताएं छपती रहती हैं। और आज वडोदरा के VNM न्यूज चैनल में वे सब एडिटर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आइए हम नलिनी जी से इनकी संवेदनाओं को समझते हैं। मेरी एक हथेली में सूरज, मेरी एक हथेली में सूरज, दूजे में है चंद्रमा, इसीलिए न दिन का प्रकाश न चांद की शीतलता महसूस कर पाती हूँ मैं। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती नलिनी रावल को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नलिनी रावल जी। थैंक यू वेरी मच। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है गर मैं होती। ओके, गर मैं होती कोई पंछी, गर मैं होती कोई पंछी, होती चाह मुझ में निश्चिम गगन नापने की, पेड़ की डाली डाली होता मेरा बसेरा, पेड़ की डाली डाली होता मेरा बसेरा, कभी आकर बैठ जाती जो तुम्हारी मुंडेर पर, पकड़ लेते लपक कर मुझको, क्या काट देते मेरे पंख। घर में होती कोई ठंडी बयार, होती चाह मुझ में बहूं बर्फीले पहाड़ों से आऊं मैदानों तक, हर जीवन को दे जाऊं शीतलता, हर जीवन को दे जाऊं शीतलता, कभी आकर बह जाती तुम्हारी छत पर,
फैलाकर बाहें भर अंक में मुझको क्या कैद कर लेते मेरी शीतलता। घर में कोई फूल होती खुशबू बहती, कभी आकर खिल जाती तुम्हारी बगिया में। नोच कर डाली से मुझको लगा अपने कोट पर क्या कैद कर लेते मेरी खुशबू। आखिरी सुनिए, घर में होती पंछी, अब पूरा बदल रहा है। घर में होती पंछी फुर्र से उड़ जाती, घर में कोई फूल होती खुशबू बहती, कभी आकर खिल जाती तुम्हारी बगिया में। नोच कर डाली से मुझको, घर में कोई फूल होती खुशबू बहती, नोच कर डाली से मुझको लगा अपने कोट पर क्या कैद कर लेते मेरी खुशबू। घर में होती पंछी फुर्र से उड़ जाती, हाथ ही ना आती। घर में होती ठंडी बयार तो सनन से बह जाती, घर में कोई फूल होती फूल की खुशबू होती, सरर से बह जाती, हवा में फैल जाती, हाथ ही ना आती। लेकिन आखिरी बंद है ये, लेकिन न मैं पंछी न मैं बयार न मैं फूल, मैं तो थी एक प्रियतमा। फिर भी तुमने काटे मेरे पंख, कैद की शीतलता और सड़ांध में बदल दी मेरी खुशबू, और सड़ांध में बदल दी मेरी खुशबू। वाह, बहुत सुंदर नलिनी जी। और मैं इसमें 2 लाइनें इसमें मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि नदी होती बहुमुखी, नदी होती बहुमुखी, समुद्र के मिलन में, नारी होती बहुमुखी, वेदना की पराकाष्ठा में, वेदना की पराकाष्ठा में। क्या बात, बहुत खूब। मेरी दूसरी कविता है, जरा जल्दी पढ़िएगा। हाँ। तू मुझ में भीगे मैं तुझ में भीगूं, मैं सौंधी माटी सी बस महकूं महकूं, रंगों से भरपूर रंगीले सावन में मैं भीगी भीगी सी बस चहकूं चहकूं। तू मेरा फागुन मेरा तू ही पी लागे सू, रंग में तेरे रंगी सी बस बहकूं बहकूं। जाने क्या है इस बार सजनवा सावन में, जाने क्या है इस बार सजनवा सावन में, मैं सोई ना जागी सी बस बहकूं बहकूं। और आखिरी बंद है, बरसों बरस ऐसा ही फागुन आए सजना, बरसों बरस ऐसा ही फागुन आए सजना, मैं यूं ही लाल गुलाल सी बस लहकूं लहकूं, मैं यूं ही लाल गुलाल सी बस लहकूं लहकूं। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के इस कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी साहित्यकार से मैं आपको मिलाना चाहूंगी जो वर्षों से साहित्य साधना करती आ रही हैं। आप केंद्रीय विद्यालय से प्रशिक्षित स्नातक पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। जी हाँ, ये है श्रीमती मधु प्रसाद जी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का वैशिष्ट्य आपकी साहित्यिक अभिव्यक्ति में परिलक्षित होता है और इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित है और इनके अलावा ये संपादन का भी इन्होंने काम किया है और जबलपुर, भोपाल, उदयपुर काफी जगहों से भारत में ये सम्मानित हुई है। आकाशवाणी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अहमदाबाद, आकाशवाणी दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों से ही आप जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हीं की पंक्तियों से इनको आमंत्रित करना चाहूंगी। लो वासंती हो गई मौसम की हर चाल, लो वासंती हो गई मौसम की हर चाल, पिए बिना ही थिरकता खुद ही देता ताल, खुद ही देता ताल, नई कुछ धुनें सुनाता, प्यार भरा पैगाम ऋतु के संग भिजवाता, प्रेम सदा अंतर बसे शहतूती हो बोल, कर्मशील जीवन रहे सांस सांस अनमोल, सांस सांस अनमोल। तो आइए मधु प्रसाद जी, मैं इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप मंच पर आए। मधु प्रसाद जी। नमस्कार, मेरे सारे मित्रों को मैं बहुत प्रेम भरा नमस्कार करती हूँ।
साहित्य प्रभा द्वारा आयोजित इस सुंदर गीत मिलन में मुझे बहुत सारे लोगों से जानने का, उनके करीब आने का मौका मिला। मैं इस संस्था की बहुत आभारी हूँ और सस्नेह अनुग्रह संप्रेषित करती हूँ। मैं आपके सम्मुख अपना एक गीत प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले मैं आपके लिए 2 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। आप सबके लिए है ये। यदि मिल जाए आपसा श्रोता बारंबार, यदि मिल जाए आपसा श्रोता बारंबार, गीतों को जीवन मिले स्वर हो जाए बहार, गीतों को जीवन मिले स्वर हो जाए बहार, सजे उपवन उपवन, धरती भेजे गगन को पाती लिए चुंबन, धरती भेजे गगन को पाती लिए चुंबन, ऐसे सब खिलते रहें जैसे खिले वसंत, ऐसे सब खिलते रहें जैसे खिले वसंत, रस भीगे इन छड़ों का कभी ना आए अंत, कभी ना आए अंत। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद गीत सुनाती हूँ। जी जी। मेहंदी ने जब से दिया अपने तन का रंग, मेहंदी ने जब से दिया अपने तन का रंग, सन्यासी ऋतुराज की हुई तपस्या भंग, खुशबू तेरे द्वार है कांटे मेरे पास, खुशबू तेरे द्वार है कांटे मेरे पास, तेरे आंगन मौल श्री मेरे हिस्से प्यास, मेरे हिस्से प्यास। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरा गीत, मन में फैला रहे उजाला, आप सब मित्रों के लिए। नेह दीप धर दो द्वारे पर, मन में फैला रहे उजाला, नेह दीप धर दो द्वारे पर, मन में फैला रहे उजाला, ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम बोले मधुशाला, रोम रोम बोले मधुशाला, ताल ताल लय की अनुगामी, अनुगुंजन अनुरंजन का हो, अनुवादक केवल हो सरगम, अनुरागी क्षण नर्तन का हो, आरोहण अवरोहण में ही गुंध जाए सांसों की माला, ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम बोले मधुशाला, आकर्षण की बात करें क्या, चंदा झुक लहरों को चूमे, आमंत्रण रजनी का ऐसा, हर सिंगार हंस हंस कर झूमे, जोग साधते अनुभावों का, जोग साधते अनुभावों का, आज पड़ा संयम से पाला, ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम बोले मधुशाला, प्रतिवेदन अनुबंधों का हो, प्राण प्रतिष्ठा संवेदन की, संवादों में केवल सच हो, सिरन थर थर सम्मोहन की, बना रहे अनुयायी मौसम, बना रहे अनुयायी
आई मौसम, प्रेम लगन की पी कर हाला। ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम खोले मधुशाला। अंतिम दृश्य देखिएगा। मधुर ऋतु का संकेत मिले और बेलाए समागमन की। मधुर ऋतु का संकेत मिले और बेलाए समागमन की। दो हाथों से दोने में रख ज्योत प्रवाहित देह मुक्त इस आत्म मिलन का, देह मुक्त इस आत्म मिलन का होगा कितना दृश्य निराला। ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम खोले मधुशाला। नेह दीप धर दो द्वारे पर, मन में फैला रहे उजाला। ऐसा गीत सुनाओ प्रियतम, रोम रोम खोले मधुशाला। रोम रोम खोले मधुशाला, रोम रोम खोले मधुशाला। बहुत बढ़िया, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मधु जी, आपने तो वातावरण बहुत ही अच्छा कर दिया। एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है जीवन उत्सव खास। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम को ही आपने खास कर दिया अपनी मधुर वाणी से। अब हम लोग कार्यक्रम से की आगे की कड़ी की तरफ जाते हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहती हूँ जो हमसे तो अभी बहुत दूर है लेकिन हमारे सामने है। जी हाँ, ये है कैलिफोर्निया से साहित्य प्रवाह की कार्याध्यक्ष श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी। और ये 2 दशक से ज्यादा हो गए वो वहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर कैलिफोर्निया में बस गई हैं और वहां पर वे हिंदी का बहुत ही काम कर रही हैं। वहाँ के जो भारतीय बच्चे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है या तो फिर जो अहिंदी भाषी बच्चे हैं उन सब को हिंदी पढ़ाने का वो काम कर रही हैं। और इनके अलावा ये स्वतंत्र पत्रकारिता अमेरिका, भारत एवं कनाडा से करती हैं। और क्योंकि ये विज्ञान के में पोस्ट ग्रेजुएट हैं इसलिए इनके विज्ञान के लेखों का वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके वहाँ की पत्रिका में भी निकलती है। और इनकी एक खूबी ये है कि ये रेडियो शो से जुड़ी हुई है, रेडियो जॉकी है। और इनमें एक आकर्षक महिला है, इसके साथ मिलनसार है और सबसे बड़ी बात है इन सब के साथ ये नृत्यांगना है। और मतलब आप ये बोल सकते हैं कि भारतीय परंपरा की जो जो चीजें चाहिए वो इनमें मौजूद है। अब हमें इनकी साहित्यिक गतिविधियों की तरफ जाते हैं। कविता, कहानी, अनुवाद सब तो वो करती हैं, पर मुझे जो इनमें बहुत ही अच्छा लगा कि हाइकू पर इनका विशेष अधिकार है और इनकी 3 हाइकू पर किताबें भी निकल चुकी हैं। एक का इन्होंने अवधि में अनुवाद भी किया है और एक जो मैं नाम लेना चाहूंगी एक किताब का कि आधी आबादी का आकाश, ये नाम ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने ऐसी हाइकू का कविता की किताब प्रकाशित की है या संपादन किया है जिसमें इन्होंने सारी महिलाओं को लिया है जो कि हाइकू लिखती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इनका जो रोल है वो दिखाई पड़ता है जब इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल अमेरिका में होते हैं और अमेरिका में उस समय ये भारत का गौरव प्रस्तुत करती हैं। तो ऐसी संवेदनशील कवित्री जिनकी
3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। मैं इन शब्दों के साथ, मैं बहुत ही प्रेम के साथ, मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि सदियों से नदी बहती है, सदियों से नदी बहती है, एक होने की कोशिश में सदियों से लहरें बिखरती हैं, सदियों से लहरें बिखरती हैं, सिमटने की आशा में सदियों से नारी बढ़ती है, सदियों से नारी बढ़ती है, पूर्णता की आस में, पूर्णता की आस में। तो आइए रचना श्रीवास्तव जी, आप अपनी कविताओं के साथ सादर आमंत्रित हैं, बहुत प्रेम के साथ। थैंक यू नलिनी जी। बस आप ये बताइए आप लोग कि मेरी आवाज अगर आपको अच्छे से आ रही है क्या? आ रही है और साफ आ रही है। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। और पता नहीं मैं इतनी तारीफ के काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य प्रवाह का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे उससे जोड़ा है। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए अपनी कविता सीधे शुरू करती हूँ। पहली कविता मेरी माँ पे है। सो माँ की दी चीजों से बतियाती है माँ, उसका शीर्षक है। रिश्तों की सिलवटों को खोल धूप दिखाती है, आंगन में सूखते हैं वो भीगती है माँ। पेड़ की फुनगी से उतार कर घर में बोती है भोर, पेड़ की फुनगी से उतार कर घर में बोती है भोर, पर मन के अंधेरे कोने में स्वयं बंद होती है माँ। उजाले की एक एक किरण सबके नाम करती है, उजाले की एक एक किरण सबके नाम करती है, और सांझ को आंचल के कोने में गठिया लेती है माँ। चौखट से आंगन तक बिखरी होती है सभी की इच्छाएं, चौखट से आंगन तक बिखरी होती है सभी की इच्छाएं। रात अकेले में अभिलाषाओं की गठरी चुपके से खोलती है माँ। टीवी पर समाचार का शोर, तेज संगीत की चकाचौंध, इन सब से अलग रसोई में लोक गीत गुनगुनाती है माँ। गैरों के ताने बरसते हैं, गैरों के ताने बरसते हैं, वो भीगती नहीं, अपनों की उपेक्षा उसे बहा ले जाती है। सभी से छुपा के पोंछती है आंसू और उठ के काम करने लगती है माँ। झुर्रियों में अपना यौवन तलाशने को खोलती है दहेज का बक्सा, झुर्रियों में अपना यौवन तलाशने को खोलती है दहेज का बक्सा, और सहलाती है शादी का जोड़ा, और माँ की दी चीजों से फिर से बतियाती है माँ, माँ की दी चीजों से फिर से बतियाती है माँ। मेरी दूसरी कविता है मेरा बचपन बैठा है। वहां के मौसम आज भी कहते हैं मेरे बचपन की कहानियां, वहां के मौसम आज भी कहते हैं मेरे बचपन की कहानियां। धूल भरी उस पगडंडी पर साइकिल के टायर को डंडी से मारते हुए दूर बहुत दूर बेफिक्री में दौड़ते वो मासूम पांव, जिन्हें महंगे जूतों की जरूरत कभी नहीं हुई। पत्तियों से छन के आती थी चांदनी, आम के बौरों से महकती पुरवाई एक चुंबन माथे पे दे जाती थी। तब एसी की चाह किसे होती थी? खून का नहीं था, खून का नहीं था, पर हर घर में एक रिश्ता था, कहीं बाबा ताऊ चाचा तो कहीं भाभी ताई चाची। ये वो नाते थे जिन्हें दिखावे की कभी जरूरत नहीं हुई। गांव की हवाओं में मेरी तोतली बोली को अपने ताखे पे संजो के रखा है, पेड़ ने अपनी शाखाओं पे मेरी तस्वीर लगा रखी है। बचपन की गलियों से बड़े होते मेरे सपने मुझे खींच के यहाँ ले आए, पर उस गांव की मुंडेर पर पैर लटकाए आज भी मेरा बचपन बैठा है, आज भी मेरा बचपन बैठा है। और ये छोटी सी एक कविता है। कहते हैं कि थामे रखो उम्मीद का दामन, कहते हैं कि थामे रखो उम्मीद का दामन, लगी हो पेट में आग तो दामन छूट ही जाते हैं। चलते रहो मिलेगी मंजिल एक दिन सुना है बहुत, चलते रहो मिलेगी मंजिल एक दिन सुना है बहुत, पर जब रास्ता हो लंबा तो हौसले टूट ही जाते हैं।
कहीं उनकी जो करते रहो उम्र भर तो सही है, कहीं उनकी करते रहो उम्र भर तो सही है, सुनाओ जो खुद का फसाना तो अपने रूठ ही जाते हैं। रिश्तों को भरोसे की आग में तपाना है जरूरी, रिश्तों को भरोसे की आग में तपाना है जरूरी, जानते हैं सभी कि कच्चे घड़े हमेशा टूट ही जाते हैं। वाह वाह, बहुत दर्द अपना दरिया की तरह बह जाने दो दोस्तों, दर्द अपना दरिया की तरह बह जाने दो दोस्तों, हो शांत तो क्या ज्वालामुखी फूट ही जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की न सुनो यारो, धर्म के ठेकेदारों की न सुनो यारो, बुरखा हो या घूंघट लुटेरे लूट ही जाते हैं। लास्ट है, सच का ढिंढोरा पीटने वालों जानते तुम भी हो, सच का ढिंढोरा पीटने वाले जानते तुम भी हो, कि जीतने को मुकदमे बोले झूठ ही जाते हैं, बोले झूठ ही जाते हैं। वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना जी। और आपने जो अभी रिश्तों की जो बात कही, तो मैं इसमें 4 लाइनें बोलना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में खुद को इतना भी न उलझाओ कि गांठ बंधती चली जाए, छोटी छोटी बातों में खुद को इतना भी न उलझाओ कि गांठ बंधती चली जाए, जिंदगी है सिर्फ 4 दिन की, वो भी सुलझाने में ना चली जाए, वो भी सुलझाने में ना चली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अब अपने इस क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब मैं आपके सामने, कैलिफोर्निया से अब हम लोग सीधे भारत में आते हैं, और भारत से हम बहुत ही सुंदर जगह में जाते हैं जो हर कोई जिसे बहुत पसंद करता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से हैं डॉक्टर बीना बुद्दकी, एक वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार, कवित्री, संपादक, अनुवादक। मतलब इनके लिए हम जितना बोले वो उतना कम है, और इनके साहित्यिक पर्चा तो इतना लंबा है कि हम उस पर ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। इनकी 30 किताबें से ज्यादा इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेकों इनको सम्मान मिले हुए हैं, और मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई से तो सम्मान इनको प्राप्त है ही, और अभी 2018 में जो मॉरिशस में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था उसमें भी वे सम्मानित हुई थी। और मैं इनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि 1990 में जो कश्मीरी ब्राह्मण का जो विस्थापन जो हुआ था, जो विस्थापित हुए थे, तो उस समय के बाद का उन्होंने कश्मीर में जो कश्मीरी साहित्य है, जो उनको कश्मीरी साहित्य को जो जला दिया गया था, भस्म दिया गया था, उनका उन्होंने पुनर्लेखन शुरू किया है कश्मीरी साहित्य और शैव दर्शन का। 2012 के बाद से ये पहली महिला है, और 2012 में इन्होंने कश्मीर में काफी संगोष्ठियां भी की। 2000 कश्मीर में 2 किया है, लेह लद्दाख में 3 किया है, वो तो मैंने भी देखा है। तो इस तरह के वो कार्यक्रम करती हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। और एक गांव कश्मीर में जो विधवा गांव के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी उन्होंने उस गांव को आर्थिक और मानसिक सहारा देकर उसे सशक्त बनाया। और एक इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि वे लावारिस अस्थियों का विसर्जन का वो काम करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में लगे हैं, पर इनका जो मानना है कि माँ बचाओ परिवार बचाओ, कि माँ बचेगी तो ही बेटी बचेगी। तो इस तरह के वो कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा करती हैं। और इनको मैं इन शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि गम मेरे साथ बहुत दूर तक चलता रहा, गम मेरे साथ बहुत दूर तक चलता रहा, जब देखा मुझ में थकान नहीं, छोड़कर चला गया। तो कुछ ऐसा ही बीना जी के साथ है। वे हमेशा ही प्रफुल्लित रहती हैं, और गम को तो कभी हमने देखा ही नहीं है। तो आइए बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर से डॉक्टर बीना बुद्दकी। बीना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए।
बीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा देखिए आवाज आ रही है, आवाज अब आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही अच्छा नलिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी देश से और विदेश से हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जिस तरह से ये काव्य धारा चल रही है बहुत सुन के मन खुश हो रहा है। और खासकर विशेषकर जबकि एक दुनिया रुक सी गई है, ऐसे समय में ये काव्य धारा जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें आगे आगे लेती हुई जा रही है और जिंदगी जीने का संदेश दे रही है। तो मैं यही कहूंगी कि नलिनी जी आपने ऐसे टाइम में ऐसे प्रोग्राम को रख के बहुत अच्छा किया, सबको जोड़ने का जो काम किया ये भी बहुत अच्छा किया। और सबसे हम एक दूसरे से मिले। लेकिन मेरी एक गुजारिश और भी है, सिर्फ इस प्रोग्राम तक ही एक दूसरे तक को सीमित नहीं रखो, प्रोग्राम के बाद भी आजकल तो व्हाट्सएप भैया जिंदाबाद, उस पे बात करते रहिए, दिलों को हिलाते रहिए, आत्माओं को जगाते रहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ते चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है उजड़ा घोंसला। हमारा भी घर बार था, हमारा भी घर बार था, जॉइंट परिवार था, अपना जीवन था, बड़े खुशनसीब थे। न किसी से बैर था, सुख दुख के साथी थे, कुछ तो सहपाठी थे, बड़े ही खुश थे। लेकिन न जाने लोग क्यों हमसे रूठ गए। एक दिन अचानक आया तूफान, एक दिन अचानक। फिर से म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए। बीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर से म्यूट हो गया। बीना जी, बीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। रूहें निकल जाते हैं आंसू, उनका एक ऐलान, हमसे ले लेंगे जान, करके देंगे बर्बाद, अन्यथा जाओ भाग, छोड़ जाओ कश्मीर, वरना देंगे चीर। हम बेचारे क्या करते, नहीं भागते तो मरते, खौफ से मुंह और पट दोनों बंद थे। खुली थी तो सिर्फ आंखें, वह भी मुरझाई सी, वह भी मुरझाई सी। हम लाचार थे, राजू 1 साल का था और माँ बाप बीमार थे। जाना तो था ही, जान से जो प्यार था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पूरा परिवार रोए जा रहा था, किंतु मुझे तो चिंता सिर्फ तिरंगे की थी, किंतु मुझे तो चिंता सिर्फ तिरंगे की थी, क्योंकि वो हमारा प्रतीक था, उसमें छिपा हमारा अतीत था। मैंने उस फिरन में छुपा लिया, मैंने उसे फिरन में छुपा लिया, शेष सब भुला दिया, क्योंकि उसमें विश्वास था, भारतीयता का वास था। छोड़ गए जन्म स्थली और कहलाए शरणार्थी। आज भी जब याद आती है वो अलमारियां, चाबियां जिनकी पड़ी रहती थी फिरन की जेब में, वे सजा के रखे हैं मैंने। उसमें बहुत सारे खिलौने जो मिले थे मुझे अपने जन्मदिन पर। पुस्तकें कविताओं और कहानियों की थी, पढ़ न पाई थी मैं जिनको एक बार भी। सोचती हूँ यदि मिले वहां जाने का अवसर, एक बार लाऊं उठा मैं बांध उनको एक गट्ठर में। किंतु क्या पड़ी होंगी वो अलमारियां, वैसी की वैसी ही। सोचकर ये मन रुक जाता है बार बार। हे प्रभु ऐसा न हो किसी के साथ भी हो चुका है जैसा हमारे साथ। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बीना जी। और आपकी कविताओं के साथ सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में हम लोगों ने मशीनी तरक्की के साथ जितना पाया उससे ज्यादा खोते चले जा रहे हैं। अपने ही हाथों इंसान छोड़ आदमी पैदा किए जा रहे हैं, आदमी पैदा किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी सुन रहे हैं सबको मेरा धन्यवाद। ओके, धन्यवाद बीना जी। अब हम कार्यक्रम के आगे की तरफ चलते हैं और हमारी अगली कवित्री हैं
बरेली से श्रीमती नीता शर्मा जी। नीता शर्मा जी कविता कहानी से वर्षों से जुड़ी हुई हैं और वहाँ के पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां भी प्रकाशित होती हैं। मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ, प्रेम के साथ आमंत्रित कर रही हूँ इन शब्दों के साथ। सूरज की लालिमा तो है सबके लिए, सूरज की लालिमा तो है सबके लिए, ये अलग बात है किसी के लिए है वो लालिमा सूर्योदय की, किसी के लिए है वो लालिमा सूर्यास्त की। तो आइए नीता शर्मा जी। मेरी कविता का शीर्षक है प्रभात की प्रतीक्षा में। प्रभात की प्रतीक्षा में, तुम यामिनी की प्रभात बेला, तुम यामिनी की प्रभात बेला, तुम रथ के कण कण में कलकल करती सरिता में, तुम फूल फूल के पराग रग में, तुम मधुबन की मधुमालिनी हो, तुम यामिनी की प्रभात बेला। इस गगन की तरुणाई में, तारों के प्रकाश पुंज में, इस गगन की तरुणाई में, तारों के प्रकाश पुंज में, तुम निर्जन मन की अभिलाषा हो, तुम यामिनी की प्रभात बेला। रागिनी जीवन के स्वर माधुर्य के, रागिनी जीवन के स्वर माधुर्य के, तुम जीवन यामिनी की प्रभात बेला। दे जाना इसे प्रगति पथ, दे जाना इसे प्रगति पथ, तुम जीवन तम के ज्योतिर्मय हो, तुम यामिनी की प्रभात बेला। दे जाना इसे प्रगति पथ, करता प्रतीक्षित पल पल हर पल है, इस अरुण की लाली में नई आभा के सौरव मंडल, इस अरुण की लाली में नई आभा के सौरव मंडल। नौ कृत तुम्हें प्रणाम, हे नौ कृत तुम्हें प्रणाम, तुम यामिनी की प्रभात बेला, तुम यामिनी की प्रभात बेला। जी बहुत सुंदर, आभार मानती हूँ। अब हम इस क्रम में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब मैं आपके सामने साहित्य प्रवाह की कार्याध्यक्षा जो कि टेक्सास में है, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगी। ये हैं श्रीमती डॉक्टर ईला नरेन। आप झारखंड में जन्मी पली बढ़ी, इसलिए झारखंड नाम से ही आपसे मेरा एक नाता हो जाता है। और फिर आपने शिक्षा BHU से की, IIT से की और उसके बाद आप ह्यूस्टन में यूनिवर्सिटी में भौतिक शास्त्र की प्रोफेसर हैं। आपका जो मेन इंटरेस्ट जो है वो आपका पब्लिकेशन में, आपने इतने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस किए हैं और इसकी तरफ और भी आप करना भी चाहती हैं। ये तो आपका एक परिचय है। अब मैं इनके श्रृंगार की तरफ जाती हूँ। इनका श्रृंगार है साहित्य दर्शन, इनका श्रृंगार है कविता, कहानी, अनुवाद, स्वतंत्र लेखन, जो वे बहुत बखूबी निभाती हैं और करती हैं। भारत के सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छप चुकी हैं। वागार्थ, वर्तमान साहित्य, कादम्बनी, समकालीन भारतीय साहित्य, इन सब में इनकी रचनाएं हैं। इनका रचनाओं का हिंदी में इनकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ है और अमेरिका की हिंदी पत्रिकाओं में भी इनकी कविता कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। क्योंकि ये विज्ञान की प्रोफेसर है तो विज्ञान प्रकाश में इनके हिंदी में विज्ञान संबंधित लेखकों का अनुवाद किया जाता है और अमेरिका में भी रेडियो पर भी इनकी कविताओं का नियमित प्रसारण होता है। देश की अनेक संस्थाओं से ये सम्मानित हैं। इनकी 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 प्रकाशाधीन है। इसके साथ साथ ये उपन्यास भी लिखती हैं, कहानी की किताब भी इनकी है और इनका उपन्यास है रोशनी आधी अधूरी सी। तो बड़ी शिद्दत से दोनों क्षेत्रों में इन्होंने नाम कमाया है और ये सही अर्थ में काबिले तारीफ है। तो मैं डॉक्टर ईला नरेन को बहुत ही प्रेम के साथ इन शब्दों के साथ
मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। रूप तभी निखरता चुनौतियों को जो स्वीकार करता, रूप तभी निखरता चुनौतियों को जो स्वीकार करता, कांटों से लड़ धूप की तपिश सा, कभी गुलाब कभी गुलमोहर बना रहता, कभी गुलाब कभी गुलमोहर बना रहता। तो आइए इला जी, आपका स्वागत है। इला जी। नमस्कार नलिनी दी, आपके सुंदर शब्दों के लिए, आपके मंच संचालन की तो मैं कायल हो गई हूँ। और सभी जितने उपस्थित लोग हैं यहाँ पर, उन सबका को नमस्कार मेरा। और मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं स्पीकर व्यू में आ जाऊँ। एक मिनट। आप हैं, ठीक है। मैं हूँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं। बहुत अच्छी है। चलिए, सभी श्रोतागणों का धन्यवाद। बाकी जिन लोगों को मैंने अभी तक सुना है, सबकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और अब मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अपना शहर। एक बार फिर घर लौटा हूं देखने के लिए कि मेरी स्मृति में जो बसा रहा वह शहर अब भी कितना मेरा है। एक बार फिर घर लौटा हूं देखने के लिए कि मेरी स्मृति में जो बसा रहा वह शहर अब भी कितना मेरा है। पैर ठिठकते चलते हैं, मुड़ते रहते हैं पहचाने मोड़ों गलियों में, और औचक खड़ा रह जाता हूं मैं, और औचक खड़ा रह जाता हूं मैं कि यह सड़क तो अब पहचान में नहीं आती। इतना ऊंचा हाईवे आ गया यहाँ पर। कोई जान पहचान वाला अब उन गलियों में नहीं रहता। कोई जान पहचान वाला अब उन गलियों में नहीं रहता। वह पुराना तालाब बिला गया, चले गए कहीं और मेरे परिचित सब लोग। तब भी उमग उमग आता है मन अपने शहर में होने भर से। तब भी उमग उमग आता है मन अपने शहर में होने भर से। बिला गई सी वे अपरिपक्व प्रेम की स्मृतियां फिर से सतह पर आ गई हैं, जबकि उनका अर्थ खो चुका। अब अनसुनी कहानियां हैं, अनपहचाने प्रेम लोग सब जिनसे बार बार मिलता हूं। अब अनसुनी कहानियां हैं, अनपहचाने प्रेम लोग सब जिनसे बार बार मिलता हूं, और अपने को, शहर को नए सिरे से पहचानता हूं। उस शहर को जो अब मुझे नहीं पहचानता, और मैं जिसके नाम से पहचाना गया जहां कहीं भी गया। उस शहर को जो अब मुझे नहीं पहचानता, और मैं जिसके नाम से पहचाना गया जहां कहीं भी गया। बहुत सुंदर इला जी, बहुत सुंदर। दूसरी। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है नए साल का पहला दिन। हवा में खुली थी बारूद की गंध, आसमान बादलों से घिरा। नए साल का पहला दिन कुछ यूं मिला। हवा में खुली थी बारूद की गंध, आसमान बादलों से घिरा। नए साल का पहला दिन कुछ यूं मिला। बच्चों बड़ों ने फोड़े थे पटाखे, सड़क लाल कागज के टुकड़ों से पटी पड़ी थी। सूखे पत्ते उड़ते थे इधर उधर, मुँह छुपाते फुसफुसाते हुए। बच्चों बड़ों ने फोड़े थे पटाखे, सड़क लाल कागज के टुकड़ों से पटी पड़ी थी। सूखे पत्ते उड़ते थे इधर उधर, मुँह छुपाते फुसफुसाते। धरती को शर्मिंदा तुमने किया, धरती को शर्मिंदा तुमने किया। हमारा क्या, हमने जितना जिया जिया, जीवन दिया। धरती को शर्मिंदा तुमने किया, हमारा क्या, हमने जितना जिया जिया, जीवन दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मुझे बताएंगी कि कितना समय बाकी है? मैं कविताएं पढ़ती चलूं। छोटी छोटी कविताएं और पढ़िए आप। चलिए। एक संवाद धूप से। यहाँ ये दो कविताएं हैं वास्तव में। एक है ठंड पर, दूसरी है गर्मी पर। हाँ, दोनों पढ़िए। पहले गर्मी, हाँ, पहले गर्मी की सुनते हैं, सॉरी ठंड की सुन लेते हैं, फिर तो गर्मी अभी है ही। धूप बोली, आजकल रास्ता उल्टा पड़ता है,
धूप बोली, आजकल रास्ता उल्टा पड़ता है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आती नहीं। आई तो घड़ी भर को ही ठहरती हूँ। खोलो ना खिड़कियां, जरा पर्दे ही सरका दो, झांक लूंगी, सब कुशल मंगल तो है। खोलो ना खिड़कियां, जरा पर्दे ही सरका दो, झांक लूंगी, सब कुशल मंगल तो है। मैंने खोली खिड़की, जरा सी पर्दे भी सरकाए। भोर की उजली धूप के संग सरसराती सर्द हवा और ठंड भी तैर आए, शोखी से मुस्कुराए। हम भी मेहमान ठहरे, मैं सिहर गई। बहुत सुंदर। दूसरी कविता है धूप गर्मी की। धन्यवाद। धूप गर्मी की। भोर हुई और आधम की, पांव पसार कर जम गई। भोर हुई और आधम की, पांव पसार कर जम गई। गुस्से से बोली, बड़ी शिकायत थी ना, उलट लिया है रास्ता, आती नहीं, लो अब झेलो मुझे। गुस्से से बोली, बड़ी शिकायत थी ना, उलट लिया है रास्ता, आती नहीं, लो अब झेलो मुझे। यह मुंह क्यों लाल हो गया तुम्हारा, छूट गए ना पसीने। यह मुंह क्यों लाल हो गया तुम्हारा, छूट गए ना पसीने। सामने वाले का कद देखकर शिकायतें किया करो। सामने वाले का कद देखकर शिकायतें किया करो। मैं परे हट गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और ऐसी ही छोटी सी कविता है। जी जी, अब पढ़िए। ये भी धूप पर ही है। ये भी धूप पर ही है। मैं असल में अधिकांश बिंब अपने, मैं शायद प्रकृति से अधिक प्रभावित हूँ, मैं प्रकृति से ही अपने बिंब उठाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है आँच। बड़ी उम्मीद से गई थी धूप के पास, कि सिक जाएंगे ठंड से ठिठुरते हाथ पैर। बड़ी उम्मीद से गई थी धूप के पास, कि सिक जाएंगे ठंड से ठिठुरते हाथ पैर। मेरी नासमझी पर धूप मुस्कुराई। मेरी नासमझी पर धूप मुस्कुराई, बोली, तुमने शायद सुना नहीं, तुमने शायद सुना नहीं, सूरज से धरती का रिश्ता भले ही अब भी कायम हो, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। सूरज से धरती का रिश्ता भले ही अब भी कायम हो, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जरा करीब आए तो रिश्तों को आँच मिले। जरा करीब आए तो रिश्तों को आँच मिले। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी भी समय है आपके पास? छोटी हो तो या हाँ, छोटी सी है। चलिए, ये अमेरिका पर है। अमेरिका के जीवन पर। खाली दीवार। भारत में हमारे घर की दीवारें खाली होती थीं। होता था एक कैलेंडर और कुछ तस्वीरें, बस। भारत में हमारे घर की दीवारें खाली होती थीं। होता था एक कैलेंडर और कुछ तस्वीरें, बस। अमेरिका आकर देखा भरापन हर जगह। अमेरिका आकर देखा भरापन हर जगह। स्कूल की कक्षाओं से लेकर घर की दीवारें तक लदी फंदी हैं तस्वीरों से, पोस्टरों से। समृद्धि का प्रतीक हो शायद, समृद्धि का प्रतीक हो शायद, लेकिन अपनी खाली दीवारें ही जगह बचाए हुए हैं औरों के लिए। लेकिन अपनी खाली दीवारें ही जगह बचाए हुए हैं औरों के लिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं समझती हूँ कि आपका समय हो गया होगा, है ना? चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सबों का मुझे सुनने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए, और नलिनी जी का विशेषकर, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि उनकी कंपेयरिंग की तो तुलना, जिस तरह उनका प्रस्तुतिकरण है उसकी तो मैं तुलना कर ही नहीं सकती। अतुलनीय है वो वहां पर। धन्यवाद नलिनी जी। अब मैं नलिनी जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नलिनी पुरोहित ने रसायन शास्त्र में पीएचडी की है और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में रसायन शास्त्र की ही प्रोफेसर रही हैं।
इन्होंने मात्र रसायन शास्त्र पढ़ाया ही नहीं, वरन दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित होने वाले रासायनिक समीकरणों को भी गहराई से महसूस किया है, जिसे ये अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करती रहती। इनका साहित्यिक अवदान बहुत बड़ा है, उपलब्धियों की सूची लंबी है। मैं संक्षेप में बताऊंगी। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित कुल 13 पुस्तकें हैं इनकी। यूं तो कविता इनकी अभिव्यक्ति का मूल स्वर है, किंतु संस्मरण, आलेख, अनुवाद और संपादन का क्षेत्र भी इनके लिए अछूता नहीं रहे। 25-30 सहयोगी प्रकाशनों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित नलिनी दी ने की उपलब्धियों की उनकी उपलब्धियों की सूची भी बहुत लंबी है। जैसे उन्होंने मॉरिशस में हुए समकालीन साहित्य सम्मेलन में गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया। यूके हिंदी समिति लंदन द्वारा आयोजित हिंदी दिवस उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आमंत्रित हुई, कविता पाठ किया। लंदन साउथ हॉल में इन्होंने कविता पाठ किया। न्यूयॉर्क अमेरिका में विश्व हिंदी सम्मेलन में तो हम साथ साथ ही थे, इन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया था। तो बहुत लंबी सूची है इनकी, और मेरे शहर रांची से हैं, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत पहले से छुटपन से जानती हूँ। हम दोनों ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही निकले हैं, और मेरे लिए तो ये नलिनी दीदी ही हैं। लेकिन मैं इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करना चाहूंगी। पुरस्कार इनकी झोली में बहुत हैं। इनकी नवीनतम बहुप्रशंसित काव्य कृति है सरल रामायण, जो इन्होंने आज के युवा वर्ग को लेकर के, उनको ध्यान में रख करके लिखी है, जो कि रामायण का सचित्र सार संक्षेप बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करती है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप में ने कविता सुनाई कि हमें थोड़ा आध्यात्मिक होने की जरूरत है, तो नलिनी जी ने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ करके इस काव्य कृति की रचना की है। और मैं कहूंगी कि सभी युवाओं को इसे पढ़ना चाहिए। अपनी संस्था साहित्य प्रवाह के माध्यम से तो वो आज के युवा वर्ग में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा चेतना जागृत करने के लिए सतत प्रयासरत है ही। साहित्यिक कार्यक्रम करवाती रहती हैं, और इनके साहित्य प्रवाह के कई चैप्टर हैं जो अलग अलग देशों में हैं, और जिनके माध्यम से हिंदी का शिक्षण होता है। तो मेरा उनसे अब विनम्र अनुरोध है कि वो हमें इस मंच से अपनी कविताएं सुनने का अवसर दें। स्वागत है नलिनी दी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ईला जी। और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो छोटी छोटी छनिकाएं जो आप लोग को बीच में डाल रही थी, वो तो मेरी आपने सुनी होगी, पर बतौर कवित्री मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, मैंने कवित्री सम्मेलन में भाग लिया। और क्योंकि मैं सबसे बचपन की कविताएं, गांव की कविताएं सुन रही हूँ, तो सुनाने तो कुछ और आई थी, पर अब सोचा चलो मैं भी अपने बचपन, अपने शहर को याद कर लूं। तो चलिए उसी पर मैं ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ कि कैसी विडंबना, कैसी विडंबना जिस घर से नाता होता है पल पल। कैसी विडंबना जिस घर से नाता होता है पल पल, जिस शहर से दिल धड़कता है पल पल, जिस शहर से दिल धड़कता है पल पल, जहाँ के तालाब पर्वत घटाएं रुझाती थी मन पल पल, जहाँ की गलियों से बचपन कूदता था पल पल, जहाँ की गलियों से बचपन कूदता था पल पल, जहाँ के चौराहे से यौवन झांकता था पल पल, जहाँ के चौराहे से यौवन झांकता था पल पल, आज मुझे देख मुंह फेर गए, आज मुझे देख मुंह फेर गए, मेरा कद शरीर देख सुगम राह दिखा गए। मेरे अंदर का बच्चा, मेरे अंदर का बच्चा मुझ में ही उछलकर शांत हो गया। शहर भी समझे कद काठी की ही भाषा, शहर भी समझे कद काठी की ही भाषा, उनका क्या कसूर, उनका क्या कसूर, समझते थे जो दिल की भाषा, चले गए थे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो ये मेरी ये एक कविता है।
और एक मैं कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, अपना अनुभव जो मुझे अमेरिका में जाकर मिला। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ इस मंच में अमेरिका की भी कवित्री हैं और यूके की भी कवित्री हैं, तो उन्हें भी पता चले कि हम जब वहां जाते हैं तो हमें किस तरह का अनुभव होता है। क्योंकि हमें तो यहाँ शांति ढूंढने से मिलती है और वहां पर जहाँ देखो तो शांति ही शांति है। यहाँ पर तो हमें उस शांति को हम वहां सन्नाटा ही बोल सकते हैं। तो कुछ इस पर मेरा एक नया अनुभव था जिसमें मैंने लिखा है स्वदेश। कविता का शीर्षक है स्वदेश। मैंने अमेरिका में मौन से दोस्ती की। मैंने अमेरिका में मौन से दोस्ती की, निस्तब्धता के घर रहने लगी। मैंने अमेरिका में मौन से दोस्ती की, निस्तब्धता के घर रहने लगी। मौन की मित्र खामोशी भी अक्सर आ जाया करती थी। मौन की मित्र खामोशी भी अक्सर आ जाया करती थी। हम तीनों अक्सर साथ रहते। हम तीनों अक्सर साथ रहते। मित्रता की गहराई तो देखिए, मित्रता की गहराई तो देखिए। मेरी आती जाती सांस भी अक्सर भाप लिया करती थी दोनों। मेरी आती जाती सांस भी अक्सर भाप लिया करती थी दोनों। यहाँ तो सांसें भी मेरी अपनी न थी। यहाँ तो सांसें भी मेरी अपनी न थी। मुझे कम से कम उस पर एकाधिकार तो करना ही था। मैं चौकन्नी उसे पाने को शायद, इसीलिए स्वदेश आना चाह रही थी। इसीलिए स्वदेश आना चाह रही थी, उस देश में जहां सन्नाटा खामोशी खोजने से मिलते हैं। जहां सन्नाटा खामोशी खोजने से मिलते, और जब मिलते अनेक दिन बाद गहरी अंतरंगता होती हम में। जब मिलते अनेक दिन बाद गहरी अंतरंगता होती हम में, और कठिनाई से मिला यह साथ, और कठिनाई से मिला यह साथ मेरी ज्ञानेंद्रिय और बढ़ा जाता। मुझे सब रसों का स्वाद चखा जाता, और मैं भावों के समुद्र में गोते लगाती रहती। एक भूल, तुम्हारी एक भूल, चावल संग कंकड़ समझ निगल लिया था मैंने। तुम्हारी एक भूल, चावल संग कंकड़ समझ निगल लिया था मैंने। मेरी एक भूल, चावल संग कंकड़ न मान पाए थे तुम। मेरी एक भूल, चावल संग कंकड़ न मान पाए थे तुम। निकाल फेंका था कंकड़ को चावल से तुम्हारे सामने। निकाल फेंका था कंकड़ को चावल से तुम्हारे सामने, पर तुम आज तक कंकड़ खोजने में लगे रहे। चावल का एक निवाला भी न खा सके। चावल का एक निवाला भी न खा सके। अब हम इस क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा पुरोहित को मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आज ये प्रतिभा पुरोहित जी ने बॉटनी में, ये भी साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट है, इन्होंने बॉटनी में एमएससी किया है, और काव्य की और साहित्य की हर विधा में इनका अधिकार है। ये कहानी, काव्य, स्वतंत्र लेखन तो करते ही हैं, लघु कथा सब में माहिर हैं, और इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और इनका काव्य संग्रह अपूर्वा को गुजरात साहित्य अकादमी से प्रथम पुरस्कार प्राप्त है, और दूसरा काव्य संग्रह प्रतिध्वनि को भी वडोदरा की अस्मिता महिला साहित्यिक मंच से पुरस्कार प्राप्त है। स्वभाव से ही उनको, आपको देख के ही लगेगा कि स्वभाव से ही सहृदय, भावुक, संवेदनशील प्रतिभा पुरोहित जी नारी संवेदना को सुंदर शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखती है, और प्रकृति ने इन्हें हमेशा ही मोहित किया है। इनकी कविताओं को पढ़ने का अनोखा आनंद है। तो इन लाइनों के साथ मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि है सूरज एक, फिर भी उगता हर आंगन में।
कैसा सृष्टि का यह अनुपम रूप, कैसा सृष्टि का यह अनुपम रूप, सबको मिलती अपनी अपनी धूप, सबको मिलती अपनी अपनी धूप। तो आइए प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। नमस्कार नलिनी जी, नमस्कार। नमस्ते। सभी बहनों को, साहित्य प्रवाह की सभी बहनों को, सभी सुनने वालों को मेरा अभिनंदन। साहित्य प्रवाह द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर नलिनी पुरोहित द्वारा संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया। सभी ने अपनी रचनाओं की उत्तम प्रस्तुति दी। इन्होंने अपनी कविताएं भी पढ़ी हैं। स्वदेश पर कविता, मैंने अमेरिका में मौन से दोस्ती की, बहुत अच्छी लगी। रेणु सक्सेना जी ने भी अपनी कविता, सांप्रदायिक सद्भाव की कविता प्रस्तुत की, बहुत सुंदर कविता। पेरिन सोमानी जी यूके लंदन से, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त करी, उसी की कविता भी सुनाई, बहुत उत्तम कविता थी। डॉक्टर नलिनी रावल जी बड़ौदा से हैं। उन्होंने भी लिखा, घर में कविता, घर में होती बयार, फूल और पंछी, उस पर उन्होंने कविता पढ़ी, बहुत ही अच्छी लगी। मधु प्रसाद जी का गीत बहुत ही मन को आह्लादित कर गया। गीतकार मधु जी बहुत ही अच्छी गीत गाया। गीत मन में फैला रहे उजाला, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। रचना श्रीवास्तव जी ने यूएसए से हैं, हाइकू और माँ के ऊपर कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता थी। प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा। मेरा बचपन सुनाओ जब खुद का फसाना, तो अपनों को अपने रूठ जाते हैं, बहुत अच्छी रचना लगी। डॉक्टर बीना बुदगी जी जम्मू कश्मीर से, उजड़ा घोंसला कविता देशभक्ति पूर्ण कविता लगी, बहुत ही सुंदर रचना। नीता शर्मा बरेली से, उन्होंने भी माँ पर क्षणिका सुनाई और कहा तुम यामिनी की प्रभात बेला। डॉक्टर मीरा जी रामनिवास जी ने भी बहुत अच्छी, पौधे से जुड़ गया, हम दोनों ने बिताए कितने बसंत, और आध्यात्म सीखना होगा कविता भी अच्छी रही। डॉक्टर रेणु सक्सेना जी, नलिनी पुरोहित जी ने भी अच्छी संचालन किया। अब मैं वक्तव्य पढ़ रही हूँ। आज देश भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है। देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व संकट की चौखट पर खड़ा है। कोरोना वायरस ने पूरे संसार में महामारी का रूप धारण कर लिया है, तो कहीं बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। विश्व शांति भी खतरे में दिखाई दे रही है। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपने पैतरे बदल रहे हैं और दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसे में मातृशक्ति स्वरूपा बहनों ने देश विदेश में सकारात्मक विचारों और लेखनी के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पहुंचाया है। विश्व की नारी शक्ति ने एक स्वर में संकटासन देश ही नहीं, विश्व को जागृति का संदेश पहुंचाया है। विश्वास है कविताओं के माध्यम से जिंदगी में आशा का संचार जागृत होगा। क्षणिका सुना रही हूँ। एक क्षणिका सुना रही नलिनी जी। जी हाँ। हाँ, हर कोण से दर्पण घुमा दो, हर कोण से दर्पण घुमा दो, बिंब बनने लगे हैं,
मित्र इस आकाश को थोड़ा झुका दो, क्षितिज जब सजने लगे हैं, क्षितिज जब सजने लगे हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और रिश्ता कविता सुना रही हूँ एक, जी हाँ, पर्यावरण पर। स्वागत है। मिट्टी का पानी से जो रिश्ता है, मिट्टी का पानी से जो रिश्ता है, वह हवा जानती है। हवा जो समंदर से आती है, समेट लाती है सारी ताजगी, सारी हरियाली, संपूर्ण अस्तित्व के लिए जो जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक लंबी कतार पेड़ों की जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक लंबी कतार पेड़ों की जो सड़क को छां देती है, पथरीली राह को पनाह देती है, सुकून देती है राहगीरों को, सुकून देती है राहगीरों को। एक चमक लाते हैं बच्चों की आंखों में लीची लदे पेड़ और बगीचों के आमों की मिठास मौसम को तस्मय कर देती है। सच, पानी का मिट्टी से गहरा रिश्ता है और मौसम का हरियाली से, मौसम का हरियाली से। बहुत सुंदर। एक कविता और पढ़ना चाहती हूँ, यदि आप। जरूर जरूर, स्वागत है। शीर्षक है कब तक। जी। ये कश्मीर की समस्या, अब आजकल तो ये मोदी जी ने बहुत कुछ सुलझा दी है, लेकिन फिर भी उस समय मैंने लिखी थी कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशीषों के आंचल भीग गए माँ के द्वारे। शीर्षक है कब तक। आशीषों के आंचल भीग गए माँ के द्वारे, तुम चरण धूलि को छूकर चले गए सरहद के रखवाले। आज दुखी है हर माँ बहन बीवी बच्चे, आज दुखी है हर माँ बहन बीवी बच्चे। देखकर शहीदों का बलिदान चित्कार उठी घाटी, हर वीर का जब खून बहा। झेलम का तीर और रक्त स्नात कश्मीर, झेलम का तीर और रक्त स्नात कश्मीर। दो बूंद आंसू तक सीमित नहीं है, दो बूंद आंसू तक सीमित नहीं है। सिर्फ देश के वीर सपूत की करार नहीं, ये भारत माँ की चित्कार है, ये भारत माँ की चित्कार है। ये दर्द शिराओं का माँ की, यह शोणित की हुकार है, यह शोणित की हुकार है। जब जब फहराता है तिरंगा हर जवान दस्तक देता है, जब जब फहराता है तिरंगा हर जवान दस्तक देता है। जब वीर सपूत मृत्यु शैया पर सोता है आंसू ढलक जाता है, जब वीर सपूत मृत्यु शैया पर सोता है आंसू ढलक जाता है। किस तरह शमित हो यह आग, ये चित्कार, ये क्रंदन, किस तरह शमित हो यह आग, ये चित्कार, ये क्रंदन। हर बीता कल आगे आने वाले कल को चुनौती देता है, हर बीता कल आगे आने वाले कल को चुनौती देता है। दरक जाता है भारत माँ का सीना, दरक जाता है भारत माँ का सीना। जब दुश्मन का हमला होता है, कब तक यह मृत्यु का तांडव चलता रहेगा, कब तक यह मृत्यु का तांडव चलता रहेगा। कब तक, आखिर कब तक, कब तक, आखिर कब तक। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर हो कविता। आपका भी कमेंट भी आ रहे हैं प्रतिभा जी, बहुत सुंदर कविता आपकी, सबको बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम हमारा समाप्ति पर है और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक ऐसी शख्सियत को मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ जो कि झारखंड से हैं। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर अंजुला जी, जो कि झारखंड दुमका की ये इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर हैं दुमका विमेंस कॉलेज में, और वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड कल्चरल कंट्रोल बोर्ड की वे डायरेक्टर भी हैं। ट्राइबल कल्चर में इन्होंने बहुत सा काम किया है और ट्राइबल कल्चर पर इनके बहुत सारे लेख बहुत किताबों में प्रकाशित भी हुए हैं। ये एक ऐसी लेखिका है जिनका हिंदी, बंगला, संथाली एवं अंग्रेजी में समानाधिकार है और उनमें वे कविताएं, लेख वगैरह प्रकाशित भी करती हैं। तो मैं दुमका से आई डॉक्टर
अंजुला मुर्मू जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ प्रस्तुत होने का आमंत्रण देती हूँ। डॉक्टर अंजुला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सबों को। नमस्ते। आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का ये सुअवसर प्रदान किया गया है। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगी कि मौका भी है, रिवाज भी है। मौका भी है, रिवाज भी है, कहने का एक अंदाज भी है। मौका भी है, रिवाज भी है, कहने का एक अंदाज भी है। आप सभी साहित्य प्रवाह संस्था से जुड़े तो स्वागत किया गया और अब जुड़कर अलग हो रहे हैं। और अब जब जुड़कर अलग हो रहे हैं तो बनता है आप सबों का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, आपकी कविताओं को उम्दा कहें, लाजवाब कहें। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साहित्य प्रवाह ट्रस्ट बड़ोदरा गुजरात द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन की अध्यक्षता की परम आदरणीय प्रतिभा पुरोहित मैम, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वक्त देकर आज हम सबों के बीच जूम ऐप में उपस्थित होकर अपनी बहुत ही खूबसूरत कविता उन्होंने प्रस्तुत किया। आप सबों ने सुना, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यूनाइटेड किंगडम से हमारे बीच रूबरू हुई परीन सुमानी जी, जिन्होंने अपनी जीवन गाथा को, कैंसर को हमारे समक्ष रखा। उनको तहे दिल से परीन सुमानी को बहुत बहुत शुक्रिया। कैलिफोर्निया से जूम ऐप के तहत हमारे बीच उपस्थित हुई रचना श्रीवास्तव जी, जो कार्यधारा है और उन्होंने आज सबों के बीच अपनी बहुत ही अच्छी कविता को हमारे समक्ष रखा। उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी टेक्सास अमेरिका से इला प्रसाद जी, जो साहित्य प्रवाह की अध्यक्षता है और आज उन्होंने अपनी कविता यहाँ हमारे बीच सुनाकर अहम योगदान दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी कविता को प्रस्तुत किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप रांची से हैं। इला मैम, आपको पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नलिनी रावल जी को, जो कार्याध्यक्ष साहित्य प्रवाह बड़ोदरा गुजरात से हैं और उन्होंने भी कविता यहाँ प्रस्तुत किया। उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रेणु साक्षिना जी को, नीता शर्मा जी को, डॉक्टर मीरा राम निवास जी को, मधु प्रसाद जी को, डॉक्टर बीना बदुखी जी को। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपूर्वा पुरोहित जी को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। और आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में राठौर जी ने हम सबों के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया है, जो रांची झारखंड से हैं। उन्हें भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और इनमें से मैं नाम लेना चाहूंगी प्रेम जी का, कदम जी का, पारुल जी का। अगर आप सभी नहीं होते तो शायद आज का ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। मैं साथ ही संस्था के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी और फिर मैम को धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। ये जो साहित्य प्रवाह संस्थान की जो स्थापना हुई थी 2007, इसकी स्थापना हुई थी, और यह संस्थान साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है जो कला और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। मैं चंद पानियानी जी की कविता से पढ़ना चाहूंगी, जो कि एक साइंस की प्रोफेसर रही हैं और अपने संस्था के माध्यम से इन्होंने युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इन्होंने युवा
को भाषा के तरफ मोड़ने का काम किया है और इनकी रुचि को बढ़ाया है, साथ ही साथ रोशनी दिखाने का काम इन्होंने किया है। मैं उनकी कविता की चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। ऊंचाई पर चढ़ना आसान है, ऊंचाई पर चढ़ना आसान है, उतरेगा वही जिसके पास भाषा की पहचान है। उतरेगा वही जिसके पास भाषा की पहचान है। चढ़कर उतरना ही हमारी अस्मिता, हमारी शान है। गर चढ़ना है प्रगति तो उतरना संस्कार है। सीढ़ियों का रहस्य ही भाषा का प्यार है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी का इस खूबसूरत सी सोच और इनके काम को कविता में जिस तरह से इन्होंने पिरोया है, इसके लिए इन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन को इन्होंने बहुत खूबसूरती से संचालन किया है। नलिनी मैम, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप इस तरह का कार्यक्रम आगे भी आयोजन करती रहेंगी। और आज इस मंच से हम सबों को बहुत चीज सीखने को मिला है और निश्चित रूप से आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हमें अपने जीवन में कुछ उकेरने की आवश्यकता है और साथ ही साहित्य जगत को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला है आज के इस कार्यक्रम से। मैं सबों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, अलविदा, शिवरात्रि, जोहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर।